नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम उस तकनीक की बात करने वाले हैं जो सच में आधुनिक इंटरनेट की असली धड़कन है, जावास्क्रिप्ट। अब एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बताऊं, 1995 में इसके रचयिता ने इसे सिर्फ 10 दिनों के अंदर तैयार कर दिया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि 10 दिन में बनी कोई चीज आज इंटरनेट की 97% से भी ज्यादा वेबसाइट्स को पावर दे रही होगी। है ना एकदम गजब की बात। तो चलिए इस सफर में गोता लगाते हैं। ये भारी भरकम टेक्निकल पहाड़ जैसा लग सकता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने इसे 6 बेहद आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बुनियादी सिद्धांत, फिर फंक्शंस, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावास्क्रिप्ट, फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी डॉम, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और आखिर में बाहरी डेटा लाना। बस ये सब मिलकर इस पूरे टॉपिक को एकदम हलवा बना देंगे। सेक्शन 1, जावास्क्रिप्ट कोर फाउंडेशंस। तो शुरुआत करते हैं एकदम बुनियादी चीज़ों से। अगर कोडिंग एक इमारत है तो वेरिएबल्स उसकी सबसे शुरुआती ईंटें हैं, या फिर इन्हें लेबल लगे हुए उन मूविंग बॉक्सेस की तरह समझिए जिनमें हम अपना सारा ज़रूरी डेटा बहुत ही सुरक्षित तरीके से स्टोर करके रखते हैं, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तुरंत बॉक्स खोला और डेटा इस्तेमाल कर लिया। अब इन बॉक्सेस में वैल्यू रखने के 2 बड़े मज़ेदार तरीके हैं, लेट और कॉन्स्ट। इनका फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, लेट का इस्तेमाल तब होता है जब बॉक्स के अंदर की जानकारी बदल सकती है, जैसे किसी वीडियो गेम का स्कोर जो हर लेवल के साथ बदलता रहता है। लेकिन कॉन्स्ट का मामला अलग है। नाम से ही पता चलता है, कांस्टेंट। इसका इस्तेमाल उन चीजों के लिए होता है जो कभी नहीं बदलती, जैसे कि गणित में पाई की वैल्यू जो हमेशा एकदम फिक्स रहती है। अब सवाल आता है कि आखिर इन बॉक्सेस में रखा क्या जाता है, मतलब किस तरह का डेटा। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्ट्रिंग्स, यानी कोई भी टेक्स्ट या शब्द। दूसरा है नंबर्स, यानी गणित के अंक। और तीसरा बूलियंस, यानी सही या गलत बताने वाले झंडे, ट्रू या फॉल्स। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। अक्सर जब कोई नंबर टाइप किया जाता है तो सिस्टम उसे गलती से स्ट्रिंग मान बैठता है, तो ऐसे में गणित के कैलकुलेशन करने के लिए उसे वापस नंबर में बदलना पड़ता है। ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन बड़े काम की है। सेक्शन 2, फंक्शंस और रीयूजेबिलिटी। चलिए अब उन रुके हुए वेरिएबल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फंक्शंस की मशीनरी पर नजर डालते हैं। ये सच में वो जादू है जो किसी भी डेवलपर को एक ही कोड बार बार लिखने की बोरिंग मेहनत से पूरी तरह बचा लेता है। आसान शब्दों में कहें तो फंक्शन किसी भी काम को अंजाम देने का एक ब्लूप्रिंट है। बस इसे एक बार बना लीजिए और फिर जितने बार चाहें इस्तेमाल कीजिए। और आजकल तो एरो फंक्शंस का जमाना है। ये कोड लिखने का एक बेहद स्लीक, मॉडर्न और छोटा तरीका है। मतलब कम शब्दों में ज्यादा काम, जिससे लॉजिक बहुत तेज और साफ सुथरा हो जाता है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है कॉलबैक्स। जरा सोचिए, बैकग्राउंड में कोई बहुत बड़ा काम चल रहा हो, जैसे कोई भारी भरकम फाइल डाउनलोड हो रही हो। क्या जावास्क्रिप्ट हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? बिल्कुल नहीं। कॉल बैक के जरिए उसे पहले से पता होता है कि जैसे ही ये बड़ा काम खत्म होगा, उसके तुरंत बाद अगला कौन सा काम शुरू करना है। कमाल का सिस्टम है ना। सेक्शन 3, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावास्क्रिप्ट। हमारा अगला पड़ाव बहुत ही शानदार है। यहाँ हम ये समझेंगे कि कैसे ढेर सारे बिखरे हुए डेटा को असल दुनिया की चीज़ों की तरह एक डिजिटल रूप में एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से समेटा जाता है। तो ऑब्जेक्ट्स क्या है? ये असल में की वैल्यू के कलेक्शंस होते हैं। मान लीजिए हमें किसी यूजर या किसी प्रोडक्ट का डिजिटल रूप तैयार करना है। इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करते हैं जिसे क्लास कहा जाता है। और इस क्लास के अंदर बैठे होते हैं कंस्ट्रक्टर्स। इनका काम क्या है? ये शुरुआत में ही उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को सेट कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी फैक्ट्री में कोई नया प्रोडक्ट बनते ही उस पर कंपनी का डिफॉल्ट ठप्पा लगा दिया जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है इनहेरिटेंस, यानी विरासत की। ये कंसेप्ट सच में बहुत शानदार है। होता यह है कि एक चाइल्ड क्लास सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करके अपने पेरेंट क्लास की सारी खूबियों को बड़ी आसानी से अपना लेती है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? यही कि मिलते जुलते ऑब्जेक्ट्स के लिए एक ही लॉजिक को बार बार लिखने का झंझट खत्म। इससे कोड बहुत ही साफ और हल्का रहता है। सेक्शन 4, द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। चलिए अब बैकग्राउंड में चल रहे उस छिपे हुए लॉजिक से बाहर निकलते हैं और उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो हमें स्क्रीन पर सीधा दिखाई देता है, यानी हमारा यूजर इंटरफेस।
इसे ही तकनीकी भाषा में द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल या शॉर्ट में डॉम कहते हैं। सच कहें तो डॉम एक HTML डॉक्यूमेंट का बिल्कुल पेड़ की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर है। बैकग्राउंड के कोड और स्क्रीन पर दिखने वाले रंगों, बटन्स या टेक्स्ट के बीच ये डॉम एक बेहद ज़रूरी पुल का काम करता है। इसी की वजह से हम किसी भी वेब पेज में रियल टाइम बदलाव होते हुए देखते हैं। मतलब बिना पेज रिफ्रेश किए जो जादू होता है वो इसी का कमाल है। अब अगर वेब पेज के किसी खास हिस्से को कंट्रोल करना हो तो कैसे करेंगे? यही काम आते हैं एलिमेंट सिलेक्टर्स। ये हमारे सबसे अहम हथियार हैं। चाहे आईडी हो, क्लास नेम हो या फिर क्वेरी सिलेक्टर, इनकी मदद से पेज के किसी भी हिस्से को आसानी से टारगेट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सिर्फ एक छोटा सा कोड लिखकर ये तय किया जा सकता है कि किसी बटन पर क्लिक होते ही पूरे के पूरे पेज का बैकग्राउंड कलर तुरंत कैसे बदल जाएगा। सेक्शन 5 असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग की दुनिया में समय बहुत अहम चीज है। लेकिन क्या हो जब कोई काम पूरा होने में कितना समय लगेगा ये हमें पता ही ना हो। ऐसे में ब्राउज़र उस अनिश्चितता को कैसे संभालता है, यही हम इस सेक्शन में देखेंगे। यहाँ सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बीच का फर्क समझना बहुत ही क्रिटिकल है। देखिए, सिंक्रोनस कोड लाइन बाय लाइन चलता है। इसका मतलब है कि अगर कोई बहुत बड़ी फाइल लोड हो रही है तो पूरी की पूरी एप्लीकेशन वहीं रुक जाएगी, एकदम जैम। लेकिन एसिंक्रोनस कोड नॉन ब्लॉकिंग होता है। ये उस बड़ी फाइल को बैकग्राउंड में आराम से लोड होने देता है और तब तक बाकी के सारे फीचर्स बिना रुके अपना काम करते रहते हैं। है ना एकदम स्मार्ट तरीका? इसे थोड़ा और आसानी से समझते हैं। प्रॉमिस की पूरी लाइफ साइकिल बिल्कुल किसी रेस्टोरेंट के पेजर की तरह है। जब हम खाने का ऑर्डर देते हैं तो हमें एक पेजर मिलता है। उस समय वो पेंडिंग स्टेट यानी इंतजार की स्थिति में होता है। फिर जैसे ही खाना तैयार होता है पेजर बज उठता है, जिसका मतलब है कि काम रिजॉल्व्ड यानी सफल हो गया। लेकिन अगर किसी वजह से ऑर्डर कैंसिल हो जाए तो उसे रिजेक्टेड मान लिया जाता है। प्रोग्रामिंग में भी बिल्कुल यही होता है। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि एसिंक और अवेट कीवर्ड्स इस पूरी उलझन को कितना आसान बना देते हैं। एसिंक किसी भी साधारण फंक्शन को प्रॉमिस में बदल देता है और अवेट उस कोड को तब तक रोक कर रखता है जब तक प्रॉमिस पूरा न हो जाए। इससे होता ये है कि टाइमिंग वाला वो उलझा हुआ कोड भी पढ़ने में बिल्कुल साफ, सीधा और सीक्वेंशियल लगने लगता है। सेक्शन 6 फेचिंग एक्सटर्नल डेटा। चलिए अब अपने नजरिए को थोड़ा और बड़ा करते हैं और पूरे इंटरनेट इकोसिस्टम को देखते हैं। इस आखिरी सेक्शन में हम ये समझेंगे कि कैसे अलग-अलग वेब एप्लीकेशंस दुनिया भर में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है। इंटरनेट पर वेबसाइट सुरक्षित रूप से एक दूसरे से बातचीत कैसे करती हैं? सोचिए, अगर हमें अपनी एप्लीकेशन में बाहर से लाइव मौसम की जानकारी लानी है तो ये डेटा आखिर आएगा कैसे? कौन सा दरवाज़ा खटखटाना होगा? और इसका सबसे बेहतरीन जवाब है जेसन। इसे आप एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर मान सकते हैं। जेसन एक ऐसा फॉर्मेट है जो अलग-अलग सर्वर्स और एप्लीकेशंस को बिना किसी रुकावट या कंफ्यूजन के आपस में डेटा शेयर करने की ताकत देता है। चाहे कोई भी भाषा हो, जेसन सबको समझ आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। जब भी किसी लाइव एपीआई से डेटा मांगा जाता है तो मुख्य रूप से 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले फेच का इस्तेमाल करके रिक्वेस्ट भेजी जाती है, फिर हमें HTTP रिस्पॉन्स मिलता है। उसके बाद उस जेसन डेटा को अपने काम के लायक बनाया जाता है, यानी पार्स किया जाता है, और आखिर में किसी भी नेटवर्क प्रॉब्लम या कनेक्शन एरर को कैच किया जाता है ताकि हमारा पूरा प्रोग्राम बीच में ही क्रैश ना हो जाए। और इसी के साथ हम इस शानदार एक्सप्लेनर के अंत में आ गए हैं। जावास्क्रिप्ट की असली ताकत को अब हम समझ चुके हैं। ये रुके हुए शांत पन्नों में जान फूंक कर उन्हें एक जिंदा, आपस में जुड़े हुए डिजिटल इकोसिस्टम में बदल देता है। जरा सोचिए, इस गजब की तकनीक के साथ भविष्य में और क्या-क्या नया बनने वाला है। तो इस सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सीखते रहने का ये सफर ऐसे ही जारी रहना चाहिए और देखते हैं आगे क्या नया बनता है।